तो दलाई लामा का जो उत्तराधिकार का मुद्दा है वो उनके 90वें जन्मदिन के बाद से मतलब काफी गर्मा गया है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, जैसे दलाई लामा ने खुद क्या कहा है, चीन का क्या कहना है और दुनिया भर से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जी बिल्कुल। और ये देखिए, अब सिर्फ एक धार्मिक मसला नहीं रह गया है, ये तो एक बड़ा क्या कहते हैं भू राजनीतिक मुद्दा बन गया है, खासकर चीन, भारत और तिब्बती समुदाय के बीच। सही बात है। तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। 14वें दलाई लामा ने मतलब बिल्कुल साफ कर दिया है कि उनका पुनर्जन्म होगा। और सबसे अहम बात, उन्होंने ये कहा कि उनके अगले अवतार को पहचानने का, उसे प्रमाणित करने का अधिकार सिर्फ गैडन फोड्रोंग ट्रस्ट के पास होगा। हाँ, गैडन फोड्रोंग ट्रस्ट, ये ट्रस्ट उन्होंने खुद ही बनाया है ना, खास तौर पर इसी काम के लिए। जी हाँ, उत्तराधिकार के मामलों को देखने के लिए। और उन्होंने इस पर भी जोर दिया है कि जो 15वें दलाई लामा होंगे वो चीन के नियंत्रण वाले इलाके से बाहर जन्म लेंगे, मतलब जिसे वो स्वतंत्र दुनिया कह रहे हैं। अच्छा, तो ये तो चीन के दावे को सीधी चुनौती हुई। बिल्कुल सीधी चुनौती, क्योंकि चीन तो कहता है कि उत्तराधिकार प्रक्रिया में उनकी भूमिका होनी चाहिए। और एक और दिलचस्प बात, दलाई लामा ने यह भी कहा है कि वो 130 साल तक जीने की इच्छा रखते हैं। 130 साल? ये तो काफी लंबा समय है। हाँ, शायद ये एक संकेत है कि वो इस पूरी प्रक्रिया को अपनी देखरेख में रखना चाहते हैं, चीन के असर से बिल्कुल दूर। दूसरी तरफ चीन का क्या कहना है, उनका क्या नजरिया है इस पर? देखिए, बीजिंग का कहना है कि उनके पास उत्तराधिकार की निगरानी का एक ऐतिहासिक और संवैधानिक अधिकार है। वो हवाला देते हैं किंग राजवंश के समय की एक रस्म का, गोल्डन अर्न या स्वर्ण कलश। हाँ, ये गोल्डन अर्न वाली बात मैंने भी सुनी है। ये क्या चीज है असल में? ये गोल्डन अर्न प्रक्रिया भी अपने आप में मतलब विवादित है। पारंपरिक तौर पर इसमें कुछ उम्मीदवारों के नाम पर्चियों पर लिखकर एक कलश से निकाले जाते थे। चीन इसे अपने अधिकार के तौर पर पेश करता है, लेकिन कई तिब्बती इससे मानते हैं कि ये चीन ने थोपा है। ये राजनीतिक नियंत्रण का एक तरीका है, खासकर 1959 के बाद। तो मतलब चीन इसे अपनी संप्रभुता से जोड़ता है। जी हाँ, और दलाई लामा के अनुयायी इसे धार्मिक प्रक्रिया में एक बाहरी दखलंदाजी मानते हैं। सीधी सी बात है। और मामला तब और गर्मा गया जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दलाई लामा को उनके 90वें जन्मदिन पर बधाई दी। हाँ बिल्कुल, चीन ने इस पर तुरंत मतलब बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी, इसे एक राजनीतिक चाल बताया और फिर वही बात दोहराई कि तिब्बत उनका अंदरूनी और बहुत संवेदनशील मामला है। तो यहाँ भारत की भूमिका भी काफी अहम हो जाती है ना? बहुत अहम। चीन तिब्बत से जुड़े किसी भी मुद्दे को लेकर, खासकर अगर भारत उसमें शामिल हो, तो बहुत संवेदनशील रहता है। भारत में जो तिब्बती समुदाय हैं और उनके समर्थक समूह हैं, जैसे कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज या भारत तिब्बत सहयोग मंच, हाँ, जो तिब्बती हितों के लिए काम करते हैं भारत में जी, वो सब दलाई लामा के रुख का समर्थन कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारत खुलकर चीन के किसी भी हस्तक्षेप का विरोध करे। इस सब से तो फिर वो दोहरे दलाई लामा वाली आशंका बढ़ जाती है, मतलब एक जैसे ट्रस्ट चुनेगा और दूसरा जैसे चीन अपनी तरफ से घोषित कर दे। बिल्कुल, ये आशंका बहुत वास्तविक है और ऐसी स्थिति अगर बनती है तो वो सिर्फ भ्रम नहीं फैलाएगी, बल्कि भू राजनीतिक तनाव को और ज्यादा बढ़ा देगी। तिब्बती बौद्ध समुदाय बट सकता है, चीन भारत संबंधों में एक नया पेचीदा मुद्दा जुड़ जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर क्या प्रतिक्रिया है, दुनिया क्या सोच रही है? देखिए, अमेरिका हो, यूरोपीय संघ हो या एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे मानवाधिकार संगठन हो, वो लगातार चीन में धार्मिक स्वतंत्रता के दमन की आलोचना करते रहे हैं। वो खास तौर पर 1995 वाले मामले का जिक्र करते हैं। 1995 का मामला कौन सा? जब पेंचेन लामा के तौर पर पहचाने गए एक छोटे बच्चे गेधुन चोई की नियमा को चीन ने कथित तौर पर गायब कर दिया था। ओह हाँ, वो मामला। उनका तो आज तक कुछ पता नहीं चला है ना? जी बिल्कुल नहीं। और यही घटना इस चिंता को और बढ़ाती है कि चीन दलाई लामा के उत्तराधिकार की प्रक्रिया में किस हद तक जा सकता है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो दांव पर क्या लगा है, मतलब इसके क्या मायने हैं? दांव पर तो बहुत कुछ है। एक तरफ तिब्बती बौद्ध धर्म की आध्यात्मिक निरंतरता है, उनकी पहचान का सवाल है। दूसरी तरफ चीन के लिए ये अपनी संप्रभुता, अपना नियंत्रण मजबूत करने का मामला है, खासकर तिब्बत के सिनीकरण यानी साइनेसाइजेशन की जो उनकी बड़ी नीति है उसका हिस्सा है ये। सिनीकरण जी, मतलब सिर्फ राजनीतिक नियंत्रण नहीं? नहीं, सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि तिब्बती संस्कृति, भाषा, धर्म, इन सब पर हान चीनी प्रभाव को बढ़ाना, ये एक व्यापक एजेंडा है। तो ये पूरा मामला
चीन, भारत, तिब्बत के उस भू राजनीतिक त्रिकोण का एक बहुत ही संवेदनशील, एक ज्वलंत बिंदु बन गया है। और यहीं पर श्रोताओं के सोचने के लिए एक गहरा सवाल भी उठता है। जब किसी आध्यात्मिक गुरु का उत्तराधिकार पूरी तरह से एक भू राजनीतिक लड़ाई का मैदान बन जाए, तो ये हमें 21वीं सदी में आस्था, राज्य की शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बीच जो जटिल रिश्ता है, उसके बारे में क्या सिखाता है? सोचने वाली बात है।